हेलो स्टूडेंट्स। हमने लास्ट के सेशन में अलग अलग मूवमेंट्स के बारे में स्टडी किया कि महिलाओं ने एक्टिवली पार्टिसिपेशन जो अलग अलग मूवमेंट में किया था, जैसे कि चिपको मूवमेंट है, भूदान मूवमेंट है। तो इन सारे मूवमेंट में महिलाओं ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था, जैसे कि एंटी लीकर मूवमेंट है। तो इन मूवमेंट में जो महिलाओं का रोल था और उनका जो पार्टिसिपेशन था उसके बारे में हमने लास्ट की वीडियो में डिस्कस किया। आज हम देखेंगे कि जो लॉज बनाए गए थे पार्लियामेंट के माध्यम से महिलाओं की स्थिति इम्प्रूव करने के लिए, तो उन अलग अलग लॉज के बारे में हम आज स्टडी करने वाले हैं। तो फर्स्ट वन यहाँ पे पॉइंट हम स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, वो है लॉज फॉर विमेन। तो ऐसे कौन से लॉज बनाए गए थे कि जो महिलाओं की स्थिति को इम्प्रूव करने वाले थे। तो पहला यहाँ पे लॉ हम देख सकते हैं 1952 में बनाया गया था। इस लॉ के माध्यम से जो महिलाओं की अधिकार, महिलाओं का जो अधिकार है अपने पेरेंट्स के, अपने फादर के प्रॉपर्टी का, जिसको कि स्त्री धन कहा जाता है, तो ये अधिकार महिलाओं को अधिकार दिया गया। उसके अलावा एलिमनी, जो कि कंपेंसेशन, जो कि फॉर लिविंग हर लाइफ एक पर्टिकुलर अमाउंट दी जाती है डिवोर्स्ड विमेन को अपने पति के माध्यम से, पति की तरफ से, उस अमाउंट को एलिमनी कहा जाता है। तो एलिमनी का राइट और प्रॉपर्टी में जो शेयर है, हिस्सा है, उसका भी अधिकार 1952 के माध्यम से महिलाओं को मिल गया। उसके अलावा जो इलीगल कुछ प्रथाएं हमारे सोसाइटी में थी, जैसे कि पोलीगैमी है। ये पोलीगैमी मतलब बहुपत्नीत्व, एक जो आदमी है तीन तीन चार चार बार शादियां कर सकता है। तो इस तरीके की जो इलीगल सिस्टम है उसको बंद करने का प्रयास भी गवर्नमेंट के माध्यम से बनाया गया है, उसके लिए लॉज बनाए गए। उसके बाद डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट जो कि 1961 में बनाया, और जो कोई डाउरी लेगा या फिर देगा उसको कॉग्निजेबल क्राइम बोल के डिक्लेयर कर दिया। मतलब डाउरी मतलब दहेज देना और दहेज लेना दोनों भी लॉ के खिलाफ है, इलीगल है। तो इस तरीके के लॉज बनाना स्टार्ट किया गवर्नमेंट ने। 1952 में एक लॉ बनाया, 1961 में एक लॉ बनाया। अभी हम देखेंगे कि जो लॉज बनाए गए थे वो क्यों बनाए थे, क्योंकि गवर्नमेंट को भी मालूम था कि महिलाओं को बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है सोसाइटी में। तो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, उनको कम करने के लिए इन लॉज का सहारा लिया, इन लॉज को उन्होंने बनाया। दिस dismantled the dowry tradition by its root and further encouraged the social movement। अब हम देख सकते हैं कि सोसाइटी में डाउरी जो सिस्टम है वो चलती ही जा रही है। तो इस डाउरी सिस्टम को रोकने के लिए 1961 में गवर्नमेंट ने लॉ बनाया और उसको रोकने का प्रयास किया। लेकिन गवर्नमेंट जो है वो इस डाउरी सिस्टम को रोक नहीं पाया। द मैटरनिटी बेनिफिट, उसके अलावा हम देख सकते हैं दूसरा एक एक्ट बनाया था 1961 में, जो था मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। मतलब जो प्रेग्नेंट विमेन है उसको मैटरनिटी लीव मिलती है, तो इसका भी अधिकार महिलाओं को यहाँ पे हम इस एक्ट के माध्यम से दिया गया है। अवेयरनेस अगेंस्ट द डाउरी ट्रेडिशन, तो हम देख सकते हैं कि जो डाउरी ट्रेडिशन है उसके अगेंस्ट किस तरीके से अवेयरनेस क्रिएट किया गया था। इवन आफ्टर द एनेक्टमेंट ऑफ द एंटी डाउरी लॉ, अब हम देख सकते हैं कि 1961 में लॉ बनाया था और लॉ था प्रोहिबिशन ऑफ डाउरी, मतलब डाउरी लेना देना दोनों भी कॉग्निजेबल क्राइम है। लेकिन फिर भी हम देख सकते हैं कि बहुत ऐसे इंसिडेंट्स है कि जिसके कारण महिलाओं को परेशान किया जाता है, उनको अब्यूज़ किया जाता है, और फैमिली के जो मेंबर है उनके साथ में बुरा बर्ताव करते हैं। इसलिए बहुत सारे महिलाओं को अपना
अपनी जो जान है वो गंवानी पड़ती है। जैसे कि हम बहुत सारे न्यूज़पेपर में इस तरीके के इंसिडेंट्स पढ़ते हैं कि कुकिंग करते समय या फिर खाना पकाते समय महिला जल के मर गई, या फिर पानी लाने के लिए वेल को गई लेडी पानी में डूब के मर गई। तो ऐसे इंसिडेंट जो होते हैं, इन इंसिडेंट्स के ऊपर जब इन्वेस्टिगेशन किया गया, इन 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 इंसिडेंट्स का जब रिसर्च किया गया, तब पता चला कि इसके पीछे जो रीज़न है वो है डाउरी। क्योंकि पैसों के लिए ही महिलाओं को जलाया जाता था, उनको डुबो के मार दिया जाता था। तो ये इन्वेस्टिगेशन के बाद में ये पता चला। तो जो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट बनाया था 1961 को, तो उसको इम्प्रूवमेंट करना, इसको सुधार करना ज़रूरी था, उसमें अमेंडमेंट करना ज़रूरी था। इसलिए हम देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ने 1984 को इसको अमेंड किया, इसमें दुरुस्ती की और डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट फिर से इम्प्लीमेंट किया गया। इसमें कुछ नए प्रावधान ऐड करके उसको दुरुस्त करने का काम 1984 में हमारे गवर्नमेंट ने किया। अभी हम देखेंगे कि जो अलग अलग इंसिडेंट्स हुए थे, उन इंसिडेंट्स में महिलाओं की कितनी जानें गई थी। तो 1988 में 2209 विमेन जो कि इसी इंसिडेंट्स के कारण, डाउरी के कारण उनको अपनी जान गंवानी पड़ी थी। 1990 में हम देख सकते हैं तो उस समय पे 4835 महिलाओं ने अपनी जान गंवाई थी डाउरी के कारण। 1993 में 5377 महिलाओं ने अपनी जान गंवाई थी। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स है कि उनमें महिलाओं को अपनी जान गंवानी पड़ चुकी है। तो इन जानों को, ये जो महिलाएं सफर हो चुकी है, तो उनको, या फिर जो महिलाएं अभी है, उनको इन प्रॉब्लम से किस माध्यम से छुटकारा मिल सकेगा। तो इसके लिए ये लॉ एनफोर्स किया है 1984 में। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट वन पॉइंट है, वो है फैमिली कोर्ट। फैमिली कोर्ट के माध्यम से हम देख सकते हैं कि जो डे टू डे लाइफ, जो कि घर में जो चलने वाले जो इश्यूज है, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे फैमिली कोर्ट बनाया गया है। मतलब फैमिली के जो इश्यूज होते हैं, जैसे कि डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स उनको कहा जाता है, उसमें एलिमनी का इशू है, सिंगल पेरेंटहुड है, सेपरेशन है, केयर ऑफ चिल्ड्रन, ओनरशिप, ये जो इश्यूज है, इन इश्यूज को सॉल्व करने का काम इस फैमिली कोर्ट में किया जाता है। और जनरली यहाँ पे जो फैमिली कोर्ट में डिस्कशन होता है, यहाँ पे जो फैमिली कोर्ट के माध्यम से जो वर्डिक्ट दिया जाता है, वो दोनों भी जो पक्ष होते हैं, जो दोनों भी जो अपील करने वाले पर्सन्स होते हैं, उनके साथ में काउंसलिंग की जाती है, उनमें उनके साथ में बातचीत की जाती है और उनमें समझौता करने का प्रयास किया जाता है। और ज़्यादा से ज़्यादा समझौता करके उनके बीच में एक सोल्यूशन निकाल के उनके प्रॉब्लम्स को मिटिगेट करने का काम यहाँ पे फैमिली कोर्ट के माध्यम से किया जाता है। नेक्स्ट वन है ट्रायल इन्वॉल्विंग एलिमनी 1985। तो यहाँ पे एलिमनी मतलब क्या, उसको हम पहले समझेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अ फिक्स्ड अमाउंट पेड टू अ मैरिड वुमन फॉर हर अपकीप बाय द हस्बैंड हु हैज डाइवोर्स्ड हर। तो ऐसा जो पति जिसने अपने पति को डिवोर्स दिया है, ऐसा पति जिसने अपने पत्नी को डिवोर्स दिया है और उस पत्नी को उसकी डे टू डे लाइफ की जो ज़रूरतें हैं, उसके अपकीप के लिए जो अमाउंट पति देता है, उसको एलिमनी कहा जाता है। तो यहाँ पे एक इशू है जो कि बहुत फेमस है, सबको पता भी होगा, वो है मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम। तो यहाँ पे मोहम्मद अहमद खान, इसने शाहबानो बेगम को तलाक दिया था। तो बाद में शाहबानो बेगम वर्डिक्ट मांगने के लिए कोर्ट चली गई और बाद में कोर्ट ने भी अपना फैसला दिया कि शाहबानो बेगम को ये मोहम्मद अहमद खान जो है वो एलिमनी देगा। तो ये वर्डिक्ट देने के बाद अभी कुछ जो कम्युनिटीज होती है, उनको लगा कि ये जो वर्डिक्ट है वो उनके रिलीजियस लॉ को या रिलीजियस एक्टिविटीज को वायलेट करने वाला है।
तो ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस सामने आए कि वो इस वर्डिक्ट के खिलाफ उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया था। तो उस समय पे बहुत आंदोलन वगैरह हुए इस वर्डिक्ट के खिलाफ। बाद में मुस्लिम विमेंस एक्ट बनाया गया और जिसके माध्यम से जो प्रोटेक्शन है, डिवोर्स जिन महिलाओं को दिया जाता है उनके प्रोटेक्शन का काम इस मुस्लिम विमेंस एक्ट में किया गया है। नेक्स्ट वन पॉइंट, द कमीशन ऑफ सती प्रिवेंशन ऑफ एक्ट। तो यहाँ पे सती प्रथा जिसको कहा जाता है कि इंडिया में बहुत सालों से चलती आ रही है, लेकिन अभी की स्थिति में वो इरेडिकेट हो चुकी है। तो यहाँ पे एक इशू हम देख सकते हैं, वो है रूप कन्वर का। 4 सितंबर 1987 को रूप कन्वर, जो कि एक मैरिड वुमन थी, उसको सती जाना पड़ा। एक्चुअली वो सती जाना नहीं चाहती थी, लेकिन सोसाइटी के कुछ पर्सन्स थे कि उन्होंने उसके ऊपर प्रेशर डाल के उसको सती जाने के लिए फोर्स किया, उसको सती जाने के लिए, वो एक्ट करने के लिए उसको फोर्स किया। अभी ये बाद में समझ में आ गया, क्योंकि कुछ जो विमेन एक्टिविस्ट थी या कुछ जो जर्नलिस्ट थी, जिनका नाम यहाँ पे हम देख सकते हैं, मीना मेनन, गीता शेषु, सुजाता आनंदन, अनु जोसेफ एंड कल्पना शर्मा। तो ये जो एक्टिविस्ट थी और जर्नलिस्ट थी, इन्होंने इस इंसिडेंट को रिसर्च किया, इन्वेस्टिगेट किया और बाद में पता चला कि रूप कन्वर ने जो सती जाने का मतलब जो सती गई है, वो खुद रेडी नहीं थी, खुद जाना नहीं चाहती थी, लेकिन सोसाइटी के कुछ पर्सन्स ने उसको फोर्स करके, उसके ऊपर उसको प्रेशराइज करके उसको सती जाने के लिए मजबूर कर दिया था। ये बाद में इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से पता चला। उसके बाद गवर्नमेंट ने 1998 को ये एक्ट बनाया। उस एक्ट में कुछ स्ट्रिंजेंट, मतलब कुछ बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रोविजंस गवर्नमेंट ने ऐड करके इस तरीके के इंसिडेंट्स को रोकने का प्रयास किया है। उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें कुछ राइट्स मिल गए हैं, जैसे कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन हमें अधिकार देती है। तो ह्यूमन राइट्स होते हैं जो कि हमें सोसाइटी में जीने के लिए ये मिलते हैं। अभी इन राइट्स का समझो कोई वायलेशन करता है, तो इसके खिलाफ नेशनल लेवल पे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन होता है, स्टेट लेवल पे स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन होता है, कि जिसके माध्यम से जो महिलाएं हैं या फिर जो वीकर सेक्शंस है, उनके अधिकारों का रक्षण करने का काम इन कमीशन के माध्यम से किया जाता है। तो यहाँ पे नेशनल लेवल पे हम देख सकते हैं कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है और हर एक स्टेट में स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन होता है कि वो वहाँ के सोसाइटी के जो वीकर सेक्शन से महिलाएं हैं उनके अधिकारों का रक्षण करने का काम करता है। उसके बाद नेक्स्ट वन है रिजर्वेशन फॉर वीमेन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 73rd एंड 74th अमेंडमेंट किया था और इस अमेंडमेंट के तहत हमारे यहाँ पे जो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, नगर परिषद, महानगर पालिका या फिर म्यूनसिपालिटी जिसको कहा जाता है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, तो यहाँ पे जो इलेक्शंस होते हैं, तो इन इलेक्शंस में महिलाओं को 1/3 सीट्स जो है थी वो इस अमेंडमेंट के तहत 73rd एंड 74th अमेंडमेंट के तहत 1/3 सीट्स रिजर्व कर दी थी। अभी कुछ 15 स्टेट्स ऐसे हैं कि जिसमें महाराष्ट्र भी है कि वहां पे 50% रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट बॉडी में महिलाओं को दिया गया है। सेंट्रल ने 1/3 सीट्स रिजर्व की है, लेकिन ऐसे कुछ 15 स्टेट्स है महाराष्ट्र को लेके कि वहां पे महिलाओं के लिए 50% सीट्स जो थी वो महिलाओं के लिए रिजर्व रखी है। उसके अलावा जो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज है वहाँ पे जो कुछ इम्पोर्टेंट पोस्ट है, जैसे कि सरपंच है, मेयर है, चेयरमैन है, तो इनके भी पोस्ट जो है महिलाओं के लिए रिजर्व रखे हैं। तो इसके माध्यम से महिलाओं को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का अधिकार मिलता है। In the post-independence period, the Constitution of India accepted the principle of equality of men and women. Hence, women got the important political right to vote. Women got equal right
राइट्स टू एजुकेशन एंड वर्क ऑन पार विथ मेन। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि महिलाओं को इक्वल राइट मिल चुका है। तो ये जो हम रिजर्वेशन का देखते हैं, तो रिजर्वेशन के माध्यम से महिलाओं को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन करने का अधिकार मिलता है। उसके अलावा जो सोसाइटी में जो अलग अलग इलीगल चीजें हैं जो कि सोसाइटी में की जाती है, तो उसके खिलाफ भी यहाँ पे गवर्नमेंट ने अलग अलग लॉज बनाए गए हैं। जैसे कि पोलीगैमी है, उसको बैन कर दिया गया है, डावरी है, सती है। तो ऐसे जो इनह्यूमन प्रैक्टिसेस है कि जो सोसाइटी में किए जाते हैं, तो इसके खिलाफ जो लॉज है बनाए गए हैं, और इन एक्टिविटीज को गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है। In local self-government bodies, seats were reserved for women so that they would have their just share of political power. We see today that due to these provisions, women have begun to get education and to earn. तो आजकल हम देख सकते हैं कि इन लोकल गवर्नमेंट बॉडीज में महिलाएं अपना पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन करती है, तो इसके कारण उनकी अर्निंग भी बढ़ गई है, उनको एजुकेशन का राइट मिल गया है, और वो एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करती है। जो अलग अलग पॉलिटिकल डिसीजंस लिए जाते हैं उनमें वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है। आज के ज़माने में हम देख सकते हैं कि महिलाएं सभी सेक्टर में देखी जा सकती है। ऐसा कोई भी सेक्टर नहीं है कि जहाँ पे महिलाएं नहीं है। एजुकेशन ले लो, एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिक्स, ऐसे अलग अलग सेक्टर्स में महिलाएं काम करती है। देन शेड्यूल्ड कास्ट के बारे में देखेंगे। In the post-independence period, our constitution adopted the values of freedom, equality, fraternity and social justice. तो ये वैल्यूज हमने एक्सेप्ट किए हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से ये वैल्यूज को एक्सेप्ट किया है। इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, सोशल जस्टिस, ये जो अलग अलग वैल्यूज है उनको हमने एक्सेप्ट किया है। लेकिन फिर भी हमारे सोसाइटी में ऐसे कुछ इनह्यूमन एक्टिविटीज चलती है, जैसे कि अनटचेबिलिटी। तो अनटचेबिलिटी को रिमूव करने के लिए जो 17th पैराग्राफ है उसके माध्यम से जो अनटचेबिलिटी है उसको रिमूव कर दिया गया है। उसके अलावा जो शेड्यूल्ड कास्ट है, जो कि डिप्राइव्ड कास्ट है, उन लोगों के लिए, उन कास्ट के लिए उनका सोशल बैकवर्डनेस, एजुकेशनल बैकवर्डनेस दूर करने के लिए, उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन का प्रावधान है, और रिजर्वेशन के माध्यम से उनको जॉब में, एजुकेशन में रिजर्वेशन दिया जाता है और उनको मेन स्ट्रीम में लाने का प्रयास किया जाता है। शेड्यूल्ड ट्राइब्स। अभी शेड्यूल्ड ट्राइब्स मतलब जैसे कि ट्राइब्स या आदिवासी जो कि बहुत रिमोट एरिया में रहते हैं, फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं, और उनकी जो डे टू डे लाइफ है वो फॉरेस्ट जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसके ऊपर चलती है। तो उनको मॉडर्न करने का, उनको मेन स्ट्रीम में लाने का प्रयास गवर्नमेंट के माध्यम से किया जाता है। इकोनॉमिकली, सोशली जो बैकवर्ड क्लासेस है, जिनको कि ट्राइबल या आदिवासी कहा जाता है, तो उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए गवर्नमेंट के माध्यम से प्रयास किया जाता है। जनरली उनका जो डे टू डे लाइफ है वो एग्रीकल्चर और जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, फॉरेस्ट से जो मिलने वाले जो प्रोडक्ट्स है उनके ऊपर उनकी डे टू डे लाइफ चलती है। तो इसलिए उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए गवर्नमेंट के माध्यम से प्रयास किया जाता है। उसके अलावा हम देखेंगे कि उनकी जो एग्रीकल्चर है वो ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है, क्योंकि उनकी एग्रीकल्चर कहाँ पे है, तो हिली एरिया में है, फर्टाइल लैंड नहीं है। इवन वहाँ पे जो इक्विपमेंट यूज होते हैं वो भी ऑर्थोडॉक्सिकल आउटडेटेड मींस का यूज किया जाता है, मॉडर्न इक्विपमेंट्स नहीं यूज होते हैं, इसलिए जो आउटपुट है उनके एग्रीकल्चर का बहुत ही कम है। उसके अलावा वहाँ पे जो प्रोडक्शन होता है फूड का वो बहुत कम होता है, इसलिए उनके जो बच्चे हैं उनको न्यूट्रिशियस डाइट नहीं मिलता है, इसलिए माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम वहाँ पे उनको फेस करना पड़ता है। उसके अलावा जो रिमोट एरिया में रहने वाली जो आदिवासीज है उनको मेडिकल फैसिलिटीज के लिए भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, क्योंकि रोड वगैरह की फैसिलिटी ना होने के कारण मेडिकल ट्रीटमेंट उनको टाइम पे नहीं मिलती है, इसके कारण भी उनको जान गंवानी पड़ती है। तो ये सब फैसिलिटीज उनको टाइम पे मिल सके, इसलिए गवर्नमेंट के माध्यम से प्रयास किया जाता है।
In the Indian Constitution, Adivasis have been enumerated as scheduled tribes. They are getting given representation in law boards, education, government service, etc. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो आदिवासी है, ट्राइब्स है, उनको शेड्यूल्ड ट्राइब्स कहा जाता है और उनको अलग अलग जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है, लॉ बोर्ड्स है या फिर एजुकेशन है, इन सभी सेक्टर्स में उनको रिजर्वेशन का प्रावधान है और इस रिजर्वेशन के माध्यम से उनको मेन स्ट्रीम में लाने का प्रयास किया जाता है। उसके बाद नॉमेडिक एंड डी नोटिफाइड ट्राइब्स। अब हम देखेंगे कि नॉमेडिक ट्राइब किसको कहा जाता है। तो ऐसे ट्राइब्स, ऐसी कम्युनिटीज की जो सीजन वाइज अपना लोकेशन चेंज करते हैं अलॉन्ग विद देयर एनिमल्स। ऐसे जो ट्राइब्स की जो प्लेस चेंज करते हैं, जैसे कि गोट रियर करने वाले, शिप रियर करने वाले, कैमल रियर करने वाले जो कम्युनिटीज होती है कि जो प्लेस टू प्लेस जाती है एनिमल्स के साथ में, एनिमल को रियर करने के लिए, तो ऐसे जो कम्युनिटीज होती है उनको नॉमेडिक ट्राइब कहा जाता है। और अभी हम देखेंगे कुछ कास्ट जो कि डी नोटिफाइड कास्ट बोल के डिक्लेयर किया गया है। तो ये क्यों है? Caste and tribes that move from place to place for a livelihood are included under nomadic tribes. They live by rearing animals and engaging in some other occupations. As I told you, मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह पे लोकेशन चेंज करने वाली जो कम्युनिटीज होती है, कास्ट होती है, उनको नॉमेडिक ट्राइब कहा जाता है। अभी हम पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा के बारे में हमने डिस्कस किया है, लेकिन अभी हम देखेंगे प्री इंडिपेंडेंट एरा, मतलब ब्रिटिशों के समय पे कुछ ऐसी कास्ट थी, कुछ ऐसी कम्युनिटीज थी कि उनको डिनोटिफाइड या फिर उनको क्रिमिनल कास्ट बोल के डिक्लेयर कर दिया था। 1871 में ब्रिटिशों ने एक लॉ बनाया था और ऐसे कुछ कास्ट थी, ऐसी कुछ कम्युनिटीज थी कि जिनको क्रिमिनल ट्राइब्स बोल के गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया था। तो इस लॉ को हटाने का काम हमारे इंडिया के गवर्नमेंट ने किया। जब हमें इंडिपेंडेंस मिला तब ऐसे जो कास्ट जो कि क्रिमिनल डिक्लेयर कर दी थी ब्रिटिश सरकार ने, उस लॉ को हटाने का काम किया और उन कास्ट को डी नोटिफाइड ट्राइब में इंक्लूड कर दिया गया। अब ये अलग अलग जो ट्राइब्स है, इन ट्राइब्स को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए इनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, गवर्नमेंट सेक्टर में रिजर्वेशन दिया जाता है और उनको मेन स्ट्रीम में लाने का प्रयास भी किया जाता है। मतलब उनका जो इकोनॉमिकल बैकवर्डनेस है, सोशल बैकवर्डनेस है, उसको इम्प्रूव करने का प्रयास गवर्नमेंट के माध्यम से किया जाता है। नाउ माइनॉरिटीज किसको कहा जाता है? तो हम देखेंगे in any society a group of people of a particular religion, language or race who are few in number are termed a minority। मतलब ऐसे persons जो कि बहुत कम मात्रा में, few अमाउंट में है, ऐसे कुछ रिलीजन के या फिर लैंग्वेज बोलने वाले जो लोग हैं जिनकी संख्या बहुत कम है, ऐसे ग्रुप को, ऐसे रिलीजन को, ऐसे लैंग्वेज बोलने वाले लोगों को माइनॉरिटीज कहा जाता है। तो इन माइनॉरिटीज को अपने भाषा का, अपने कल्चर का, अपने ट्रेडिशन का प्रिजर्व करने का, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम उनको करना पड़ता है। और ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करती है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि माइनॉरिटीज के अधिकारों का रक्षण भी करने का काम गवर्नमेंट का होता है। As there are various religions, sects and languages in our country, we see great cultural diversity. There is variation in cultural traditions too. In order to preserve their cultural traditions and develop their own language, the Constitution gives the citizens certain educational and cultural rights. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि माइनॉरिटी का जो कल्चर है, उनकी जो लैंग्वेज है, उसको प्रिजर्व करने के लिए उनको अपने इंस्टीट्यूशंस ओपन करने का अधिकार है। जैसे कि मदरसाज वगैरह होते हैं, तो इन मदरसाज में वो अपने भाषा का, अपने कल्चर का वो एजुकेशन दे सकते हैं। तो इस तरीके से उनको अपना कल्चर, लैंग्वेज इसको प्रिजर्व करने का अधिकार है। Minorities have the right to protect and conserve their language, culture and traditions. For this purpose, they have the right to set up separate educational institutions. तो उनको कल्चर, एजुकेशन या फिर लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने का अधिकार है। The government implements various schemes for their
प्रोग्रेस। इवन गवर्नमेंट के माध्यम से भी अलग अलग स्कीम्स बनाई जाती है उनके इम्प्रूवमेंट के लिए, उनके सोशल बैकवर्डनेस के लिए, इकोनॉमिकल बैकवर्डनेस के लिए, सोसाइटी में उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए गवर्नमेंट के माध्यम से अलग अलग स्कीम भी बनाई जाती है। थैंक यू।